नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम RACAT एग्जाम पेपर जो 2 जून 2013 को हुआ था उसको हल करेंगे। पेपर हल करने का अपना जो मकसद है वो ये है, किसी भी एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र जो होता है वो होता है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करना। RACAT की जो पुराने पेपर है उनका सॉल्यूशन अगर आपने रेगुलर बेस पे कर लिया है तो आने वाले पेपर की तैयारी आपकी बराबर हो सकती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाला पेपर कैसा हो सकता है और उसी हिसाब से आपको RACAT की बुक पढ़नी है, RACAT की तैयारी करनी। तो आज के पेपर में हम टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटे का हमारे पास समय है और 70 नंबर का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल हो गए 35 क्वेश्चन। 2 नंबर के हिसाब से टोटल हो गए 70 नंबर। ओके, तो 70 नंबर का पेपर अपने को हल करना है। इन 35 क्वेश्चन को अपन समझते हुए हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है GUI का विस्तृत रूप क्या है। विस्तृत रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म। इसका पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम, फुल फॉर्म। ओके, फुल फॉर्म। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या? GUI क्या होता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जैसा वातावरण हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा, मतलब कोई भी बुक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फोटो है जो बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है, वैसा के वैसा कंप्यूटर के अंदर भी दिखे। मतलब उसका फोटो अगर अपन खींच ले और कंप्यूटर के अंदर डाले तो वैसा के वैसा दिखना चाहिए जैसा बाहर है, बाहरी वातावरण में, पर्यावरण में है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्राफिक्स का आमना सामना होता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या होता है? ग्राफिक्स का आमना सामना होता है। एक और होता है CUI, यहाँ पे C लग जाएगा। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो MS DOS चलता था पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर क्या होता था? ब्लैक स्क्रीन आती थी। ब्लैक स्क्रीन और वाइट टेक्स्ट दिखाई देते थे। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको कमांड देने के लिए टेक्स्ट का यूज करते हैं, मतलब कमांड टाइप करने पड़ते थे। जैसे आपने लिखा डेट और एंटर किया तो डेट अंदर शो हो जाएगी, कितनी तारीख चल रही है कंप्यूटर के अंदर वो शो हो जाएगी। टाइम लिखोगे तो टाइम शो हो जाएगा। जबकि अभी यहाँ पे हमें डेट और टाइम एक साथ दिखाई दे रहे हैं बिना कुछ किए। तो ये हो गया GUI। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है HTTP का विस्तार रूप क्या है। ये देखो, यहाँ पे आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो सबसे आगे आपको HTTP लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूंगा HTTP, ये देखो ये आ गया sso.rajasthan.gov.in/sso। कोई भी वेबसाइट होती है उसके आगे HTTPS लिखा हुआ होता है। इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, ये है इसका सही आंसर। इसका आंसर है D। पहले का आंसर क्या था? B। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। ऐसे ग्रुप ऑफ रूल्स, नियम बने हुए होते हैं जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसके माध्यम से उन नियमों के तहत अपन फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? विंडोज यूज होता है, लिनक्स यूज होता है, मैक OS X, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? D। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें अपन काम करते हैं, वर्ड में अपन टाइपिंग करते हैं, तो ये वर्ड क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। बाकी सारे क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? मतलब क्या है? जैसे अपने को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये विंडोज की स्क्रीन है, लेकिन इसके अंदर ये जितने भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं ये क्या सब है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अपन किसी को भी चलाएंगे, जैसे वर्ड को चलाएंगे, एक्सेल को चलाएंगे, गूगल क्रोम को चलाएंगे, तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये मेन स्क्रीन है विंडोज की, तो वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है? पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। माउस के द्वारा कैसे फंक्शन देना है, प्रिंटर के द्वारा कैसे प्रिंट निकालना है,
आउटपुट मॉनिटर के द्वारा कैसे दिखाना है, ये सारा कार्य हैंडलिंग का कार्य वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके। मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। मतलब आप जब RSCET का पेपर देने जाएंगे या कोई भी बड़े बड़े आप कंपटीशन देने जाते हो, तो कंपटीशन के अंदर देखा होगा आपने OMR शीट होती है। क्या होती है? OMR शीट। उस पे क्या होता है, 4 इस तरह से गोले बने हुए होते हैं, 1 2 3 4। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आपको सही आंसर क्या है? ए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस गोले को पूरा भरना होता है। अधूरा गोला भरोगे तो काम नहीं आएगा, क्रॉस करोगे तो काम नहीं आएगा। इस सीट को, OMR सीट को पढ़ने के लिए एक प्रिंटर जैसी मशीन होती है। आप जैसे प्रिंटर को दिमाग में फिट कर ले, प्रिंटर के माध्यम से जैसे कागज अंदर जाता है वो प्रिंट होकर बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे जो OMR सीट होती है वो उस मशीन में जब अपन OMR सीट का बंच जैसे 100 OMR सीट को अपन ने उस प्रिंटर जैसे मशीन के अंदर रख दिया। अब उसको अपन ने कमांड दिया, तो कमांड देते क्या हुआ, वो एक एक सीट स्कैन होके प्रिंटर के अंदर बाहर निकलने लग जाएगी और प्रत्येक सीट का जो 35 क्वेश्चन है उसका रिजल्ट एक साथ सामने दिख जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, लाखों स्टूडेंट की एग्जाम की आंसर सीट को मशीनों के द्वारा चेक किया जाता है। तो जब मशीन के द्वारा चेक किया जाता है तो आपको गोला सही बनना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा आपने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने ऐसे राइट लगा दिया, ठीक, तो ये मशीन उसको पढ़ नहीं पाएगी और आपका सही आंसर होते हुए भी वो गलत माना जाएगा। आप अगर पास हो रहे हैं तो पास नहीं हो गया, आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना, गोले को पूरा काला करना है ना। फिर आगे क्या है, निम्न में से कौन यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप और MS एक्सेल। MS एक्सेल यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इसका पहले वाले का आंसर क्या था? ए, ठीक है, इसका डी आंसर हो गया। अब डी मैंने अभी आपको बताया था, MS एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस के अंदर क्या होता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस। जो MS इनके आगे ऑटोमेटिक लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये कुछ प्रोग्राम इसने सेट कर लिए, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एक ऑफिस के लिए काम आते हैं। तो वो एक ऑफिस नाम का प्रोग्राम बना दिया और उस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें रख दिए, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वायरस स्कैन जो करता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्राम कुछ अलग से अपने काम आता है। वायरस स्कैनर के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है अलग से बनाया गया है, तो ये हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें अव्यवस्थित हो जाती, कैसे होती? जैसे माना कि आपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? फाइलें पड़ी हुई होती, खूब सारी फाइलें इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है। अब वो फाइलें क्या होती है? इस तरह से व्यवस्थित रूप से जमी हुई होती है। जैसे ये एक हार्ड डिस्क के अंदर अपन मान लेते हैं ड्रॉ भरी हुई, ये सारी फाइलें इसमें इस तरह से पड़ी हुई। अब बीच में से अगर किसी फाइल को आपने डिलीट कर दिया तो वो खाली जगह बच जाती है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या करता है? उस खाली जगह को भर देता है और ये जितनी बाकी की फाइल है वो आगे खिसका देता और खाली जगह को सबसे लास्ट में लिया था, ताकि यहाँ पे और फाइलें रखी जा सकती। बीच में से कोई फाइल डिलीट हुई तो इन सभी फाइलों को आगे खिसका देगा डिस्क डिफ्रेगमेंट और बाकी खाली जगह को पीछे लाके सेट कर देगा ऑटोमेटिक। ये इसका काम है। और डिस्क क्लीनअप क्या करता है? जो अव्यवस्थित फाइल होती है, ऐसी फाइलें जो कई सालों से ऐसी पड़ी हुई और कई काम नहीं आती, जंक फाइल जो जैसे इंटरनेट चलाते हैं तो ऐसे ऑटोमेटिकली फाइलें डाउनलोड हो जाती जो अपने काम की नहीं होती, उसको हटाने का जो काम करता है ना क्लीनअप, वो होता है डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम। ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम है और अपने कंप्यूटर में इसका यूज कर लेना चाहिए आपको। इससे क्या होता है? आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और आपका कंप्यूटर बढ़िया काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर इनपुट इकाई नहीं है? इनपुट मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इनपुट करने के काम आती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने के काम आती है, उसे इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस के अंदर स्कैनर काम आता है। स्कैनर क्या करता है? किसी भी कागज को स्कैन करके कंप्यूटर में लाने का काम आता है। लेकिन स्पीकर काम नहीं आता है। स्पीकर क्या करता है?
हम गाने सुनने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि गाने अगर कंप्यूटर में चल रहे हैं तो उसका आउटपुट किस में आता है, स्पीकर के माध्यम से आता है, तो ये आउटपुट यूनिट होगी। बार कोड रीडर क्या करता है, एक मशीन है जिसके द्वारा कोड को रीड करके और कंप्यूटर के अंदर लिया जाता है। ये आप देखोगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लगे हुए होते हैं, वहां पे आप किसी भी आइटम को खरीदने जाओगे उस पर एक बार कोड लगा होता है, लाइनें बनी हुई होती है और नंबर लिखे होते हैं। एक मशीन से इस तरह से एक मशीन आती है हैंडल टाइप, उसका हैंडल बना हुआ होता है और ये ऐसी मशीन होती है। उस मशीन से यहाँ पे एक बटन होता है, स्कैन करते हैं तो यहाँ पे एक स्कैनर जैसा होता है, लाल कलर की लाइट आपने उस बार कोड पर पड़ती है। इस तरह से जो लाइनें बनी होती है उस पर कुछ नीचे नंबर लिखे होते हैं 0 1 या ऐसा कोई भी संख्या 5 2, कुछ बड़ी लाइन होती है कुछ पतली लाइनें होती है, उसको इस स्कैनर के द्वारा पढ़ा जाता है और उस स्कैनर को पढ़ने के बाद वो जो नंबर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर। इससे क्या होता है, उस आइटम की रेट वगैरह आपको फीड नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है। और कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, अपन टाइपिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हो। तो ये तीनों तो हो गए इनपुट डिवाइस, और ये जो है स्पीकर, ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा और स्लो स्पीड से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। अब सामान्य टेक्स्ट फाइल का नाम आ गया तो आ गया नोटपैड, और बेसिक एडिटिंग प्रोग्राम आ गया तो आ गया वर्डपैड एडिटिंग प्रोग्राम, और बढ़िया जो प्रोग्राम आता है वो होता है MS वर्ड, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो सामान्य टेक्स्ट फाइल को अगर देखने और संपादित करने के लिए जो काम आता है वो आता है नोटपैड। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में फिट कर लेना। पेंट प्रोग्राम जो है वो क्या आता है, पेंटिंग के लिए काम आता है। देखो नोटपैड किस जगह होता है, ये कंप्यूटर के अंदर जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे नोटपैड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन MS ऑफिस तो आपको कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है, और नोटपैड और वर्डपैड ये कंप्यूटर के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो नोटपैड और वर्डपैड, ये दोनों प्रोग्राम जो है ये कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर के अंदर विंडोज डालोगे ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं अपन, इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज स्क्रीन में सबसे निचले भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह कहलाता है। अब आप सिंपल से देखो, आप यहाँ नीचे आओगे तो ये जो पट्टी दिखती है ना, ये पट्टी, इसे क्या कहते हैं अपन, बार कहते हैं। लेकिन कौन सा बार कहते हैं, टास्क बार। कौन सा बार कहते हैं, टास्क बार। ओके, और सबसे ऊपर जो ये दिखता है ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर, इसे कहते हैं अपन टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। तो अभी अपन इसका सही आंसर क्या हो गया, टास्क बार। अब टास्क बार विंडोज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कहते हैं ना विंडोज की, वो है टास्क बार। टास्क बार पे क्या होता है, अपन एक से अधिक प्रोग्राम यहाँ पे खोल देते हैं। जिस प्रोग्राम में जाना है उस पर क्लिक किया, वो प्रोग्राम अपने सामने खुल जाएगा। फिर दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा, जितने प्रोग्राम आप चाहो उतने प्रोग्राम आप एक साथ काम कर सकते हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विंडोज का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है टास्क बार है। इसकी वजह से विंडोज को बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया, टास्क बार की वजह से। ठीक है, और टास्क बार की वजह से मल्टीटास्किंग प्रोग्राम हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना क्या हो गया, मल्टीटास्किंग प्रोग्राम। ठीक है, तो वो संभव कैसे हुआ, टास्क बार की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं अपन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 और 1। ठीक है, अब आपको कुछ भी लिखना है तो आप जैसे यू लिख सकते हो 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज होती है इसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर एक मशीन है, वो कंप्यूटर के अंदर जो भाषा यूज होती है वो 0 1 की लैंग्वेज कहलाती है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अब आपने अगर कंप्यूटर के अंदर 0 लिखा या 1 लिखा तो उसका मतलब कंप्यूटर को क्या समझ में आया। आपने अगर 3 बार 0 लिख के 1 बार 1 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंप्यूटर के लिए कोड है, कंप्यूटर उसको समझ सकता है, लेकिन अपने को ये चीज़ समझ में नहीं आती। पहले जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर को समझाने के लिए 0101 की कोड लैंग्वेज ही यूज होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बने
जो जैसे हम तो टाइप करें ए, कंप्यूटर के अंदर वो जो प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर को 0 या 1 के रूप में उसको समझा देता है कंप्यूटर को, मशीन को। और मशीन जब आंसर देती है ना वापिस, उसको क्या करता है वो कन्वर्ट करके हमें समझा देता है। अब आप क्या करो, अपने दिमाग में दो व्यक्ति को रख लो। एक जैसे इंग्लैंड से आए हुए व्यक्ति है जिसको इंग्लिश आती है लेकिन इसको हिंदी नहीं आती, और एक ये भारत का आदमी है जिसको क्या हिंदी आती लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आती। एक नॉर्मल आदमी है जो इंग्लिश से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब ये दोनों क्या आपस में बात करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसे आदमी को अपने को साथ में रखना पड़ता है जो दोनों लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश भी जानता है और हिंदी भी जानता हो। अब जब ये इंग्लैंड वाला व्यक्ति इंग्लिश में कुछ भी बोलता है तो ये जो व्यक्ति है इसको समझ के और इसको हिंदी में समझा देता है। और जब ये भारतीय आदमी है जो इसको, तो ये हिंदी में जो भी बोलेगा ये व्यक्ति इसको समझ जाके, ये व्यक्ति इसको समझ के और इंग्लैंड वाले व्यक्ति को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देगा। तो ये काम होता है ट्रांसलेटर का, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर के लिए काम आती है, कंप्यूटर उसको समझता है, और यूजर जो हम होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ओके, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का नाम लेते आपको पता चल जाएगा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर क्या, स्कैन करने के काम आता है। प्रिंटर क्या, आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करने के लिए काम आता है। ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन माउस क्या है, इनपुट डिवाइस तो है लेकिन ये क्या, पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर चलता है। देखो आप, ये भी यहाँ पेंसिल चल रही है लेकिन ऊपर देखोगे तो एक पॉइंटर दिख रहा है आपको, तो इसको क्या कहते हैं अपन, पॉइंटर। और ये पॉइंटर किससे चलता है, माउस के द्वारा। माउस को आपने टेबल पे मूव कर दे, और माउस को टेबल पे मूव करने पे क्या होता है, स्क्रीन पर एक पॉइंटर चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अभी अपने पास 35 क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, अपन स्पीड से पढ़ेंगे। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, कीबोर्ड पे जिन बटनों पे तीर का निशान होता है, ऐसे ये तीर बने होते हैं, ये 1 2 3 4, आपने देखा 4 बटन होते हैं तीर के निशान, उसको क्या कहते हैं, नेविगेशन कुंजी। क्या कहते हैं, नेविगेशन कुंजी। ओके, अलग अलग कुंजी होती है, ये मैंने पढ़ा दिया है, कीबोर्ड को पढ़ाया था, मैंने बताया था। नंबर कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं, कॉम्बिनेशन की होती है, स्पेशल पर्पस कीज होती है। तो ये तो क्या हो गया, नेविगेशन कीज हो गई। ओके ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेज से धीरे है, मतलब सबसे तेज कौन सी मेमोरी चलती है और सबसे कम कौन सी चलती है। तो सबसे कम तो चलती हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क जिसमें सबसे पीछे लिखा हुआ है वो आंसर अपना सही है। ये हो गया मेरा तुक्का। तुक्का बोलते ना अपन, जो अपने को कभी आंसर नहीं आता तो उसे अपन तुक्का लगा के सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड डिस्क 3 ऑप्शन के पीछे आ जाता है तो सबसे तेज जो होता है वो होता है रजिस्टर, फिर होता है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और फिर उससे स्लो होती है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। मतलब ये क्या होता है, सबसे तेज जो डाटा का कार्य करती है वो रजिस्टर होता है, उससे स्लो चलता है वो होता है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और हार्ड डिस्क सबसे धीरे चलने वाली मेमोरी होती है, सबसे धीरे धीरे काम करती है। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर उसे म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट कर दिया जाता है, मतलब 2 फोल्डर बना हुआ है, एक तो ये फोल्डर बना हुआ है और एक ये फोल्डर बना हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट फोल्डर और ये है म्यूजिक फोल्डर। ठीक है, कौन सा फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर और म्यूजिक फोल्डर। अब क्या हुआ, इसमें से एक फाइल को क्या किया, कट कर दिया। कट का मतलब क्या हो, यहाँ से वो हट जाएगा, और म्यूजिकल फाइल में और म्यूजिकल फोल्डर में उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट का मतलब वो फाइल यहाँ आ गई, तो यहाँ से फाइल हट के यहाँ आ गई। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, केवल म्यूजिकल फोल्डर में पा सकते हैं, वो फाइल म्यूजिकल फोल्डर में मिलेगी। डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, नहीं, ये आंसर गलत है। दोनों फोल्डर में मिल सकती, नहीं। दोनों फोल्डर में कब मिलती, जब उस फाइल को अपन कॉपी करके पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी मिलती है और यहाँ पे भी मिलती है। किसी भी फोल्डर में नहीं पा सकते, गलत। क्यों, क्योंकि अपन ने उसको पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, पेस्ट। अगर उसको पेस्ट नहीं करते, डिलीट कर देते यहाँ से, तो क्या होगा, दोनों में नहीं मिलती। तो इसका आंसर क्या है आप बताएं।
केवल म्यूजिकल फोल्डर में पा सकते हैं। इसका आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी जो होती है ना, उसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका पूरा नाम क्या हो गया? डिजिटल का। ये आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। आपके लिए मैं फुल फॉर्म के भी वीडियो बना दूंगा, आप उन फुल फॉर्म को देख लेना। अगर आपको देखने टाइम नहीं होता सुन लेना, सुनने से भी आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएगी। और अगर आप देख सको उसको वीडियो को चला के तो देख लेना, ताकि क्या स्पेलिंग वगैरह, अगर ये तो हिंदी में पेपर है, अगर इसका इंग्लिश पेपर होता तो आपको डिजिटल वर्सेटाइल की स्पेलिंग में भी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो अभी आपके कन्फ्यूजन हो जाता है ना। ये जो पेपर है RACT का बिल्कुल सिंपल पेपर है, उसमें सभी के सभी लड़के पास हुए होंगे 100%। ठीक है, तो ये जो बैच है 2013 का, इसके लिए लकी पेपर मान सकते हैं। आप भगवान से प्रार्थना करोगे आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पेपर आ जाए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड आप जब ओपन करते हो तो उसका डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? देखो, MS वर्ड को अपन जैसे ओपन करेंगे तो उसका डिफॉल्ट व्यू क्या दिखाई देता है, अभी हमें पता चल जाएगा। ये देखो, MS वर्ड में अभी हमारे सामने ये पेज लेआउट व्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? खाली जगह दिखाई दे रही है। लेकिन डिफॉल्ट व्यू जो अपन देखते हैं, ये देखो प्रिंट लेआउट व्यू दिख रहा है, लेकिन जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है वेब लेआउट व्यू होता है। इस तरह से हमें MS वर्ड दिखाई देता है। ये MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू है। और प्रिंट लेआउट व्यू जैसा पेज प्रिंट होगा वैसा दिखाई देता है। फुल स्क्रीन रीडिंग, इसमें क्या होता है? पूरी स्क्रीन पे अपना पेज दिखाई देता है। ये अलग अलग व्यू है ना। आउटलाइन व्यू, इसके अंदर क्या होता है? हेडिंग्स के रूप में ये दिखाई देता है, जिसकी हेडिंग जैसी होती है उस हिसाब से दिखाई देगा। और ड्राफ्ट व्यू, ठीक है, इसके अंदर भी पेपर ड्राफ्ट के रूप में दिखाई देता है। पेज जहां पर पूरा हो रहा है वहां पर लाइन दिखाई देती है, ये ड्राफ्ट व्यू हो गया। लेकिन जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो वेब लेआउट व्यू होता है, और जो ओरिजिनल व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ये दो मेन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपने डिफॉल्ट वन सा हो गया वेब लेआउट, तो आंसर क्या हो गया? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड अपन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, रेगुलर कोई नहीं होता है, सुपर स्क्रिप्ट जरूर होता है। तो इसका आंसर क्या है? स। ये भी है सी। देख लेते हैं। MS वर्ड में अपन गए, होम टैब पर आए, यहां पर आपने देखा बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। ये सारे क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन इसमें रेगुलर नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता। पूरे वर्ड के अंदर कहीं रेगुलर नाम की स्टाइल होती ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। मतलब MS वर्ड 2010 की फाइल को जब आप सेव करते हैं तो सेव करते समय क्या आता है? यहाँ पे फाइल के नेम के पीछे एक्सटेंशन आता है, और वो आता है .docx। अब यहाँ से अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज से देख सकते हैं। प्रिपेयर में जाके प्रॉपर्टीज से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन शायद दिखाई दे दे। ये देखो, ये MS वर्ड की फाइल है, इसका एक्सटेंशन दिख रहा है। ये MS वर्ड 2010 की फाइल है, X लगा हुआ है। और 2007 के अंदर क्या होता था? DOC आता था, .doc। एक्सेल 2010 में क्या हो गया? DOCX। ओके, X और लग गया। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को आप मेमोरी पे जब रखते हो तो उसको एक्सटेंशन दिया जाता है हार्ड डिस्क के माध्यम से। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक मेडिकल स्टोर पे आप हैं। अब एक मेडिकल स्टोर पे क्या होता है? आप देखते हैं दवाई क्या होती है? अलग अलग खाने में पड़ी हुई होती है। अपन कभी भी दवाई लेने जाते हैं, वो व्यक्ति डायरेक्ट उस खाने में से उस दवाई को उठा के लाएगा और आपको दे देगा। ठीक है, अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो क्या करता है? उसको रजिस्टर में कोड लिख देता है कि यह जो दवाई है इस खाने में पड़ी हुई, ये इसमें पड़ी, ये इसमें पड़ी है। कंप्यूटर में भी इसको फीड करके रख लेता है, ताकि क्या होता है? अगर उसको वहां याद नहीं आ रहा तो वो क्या करता है? आके रजिस्टर में देख लेता है, और रजिस्टर में देखने के बाद क्या करता है? वो वापस जाके उस खाने से डायरेक्ट दवाई उठा के ले आता है। तो वो हो गया उसके लिए। ऐसे होता है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर क्या होता है? जैसे वर्ड की फाइलें रखने के लिए ये अलग जगह है, इसको कंप्यूटर ने एक नाम दे दिया .docx, यानी कि इस जगह क्या होगा? इस खाने के अंदर MS वर्ड की फाइलें पड़ी होगी। एक्सेल की फाइलों के लिए अलग एक्सटेंशन होगा,
पावर पॉइंट की फाइलों के लिए अलग एक्सटेंशन है, म्यूजिक फाइल के लिए, म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आपको पता है? MP3, पता है आपको? MP3 ये हो गई म्यूजिकल फाइल है .mp3। और वीडियो फाइलों के लिए क्या होता है? MP4। क्या होता है? MP4। इसी तरह से फोटो के लिए क्या होता है? बताओ। फोटो के लिए क्या होता है? .jpg। क्या होता है? JPG। ये सारे एक्सटेंशन है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रेगुलर रूप से हमारे चैनल पे बने रहना है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके और आगे बेल आइकन है, घंटी का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा? जब भी मेरे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब दे देगा, आप आराम से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब क्या हुआ? आपने MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, MS वर्ड में आपके पास जैसे खूब सारे पेज हैं। अब आपका कर्सर जैसे यहाँ टॉप पे पड़ा हुआ है और आप चाहते हो उस कर्सर को डॉक्यूमेंट में चाहे 500 पेज हो उसमें सबसे लास्ट में ले जाना है, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल बटन दबा के और एंड बटन दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाना है। इससे क्या होगा? आपका कर्सर सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? कंट्रोल प्लस एंड कुंजी। ओके, डी इसका आंसर हो गया। डाउन एरो की से क्या होगा? नीचे अगली लाइन पे जाते हैं। एंड कुंजी से क्या होता है? अपन कर्सर को उस लाइन के लास्ट में ले जा सकते हैं। और कंट्रोल डाउन एरो की से क्या होगा? पैराग्राफ, नए पैराग्राफ पे जा सकते हैं। इन सब के शॉर्टकट के भी मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूं, आपने अगर नहीं देखे तो वो देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? स्पेलिंग गलती को, स्पेलिंग की अशुद्धि। आपने देखा होगा MS वर्ड में आप जब टाइपिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है? नीचे लाल लाइन आती है, तो क्या होता है? MS वर्ड के अंदर जब आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो नीचे लाल लाइन आएगी, और अगर आपने ग्रामर गलत लिख दी तो हरी लाइन आती है। ये होता है MS वर्ड के अंदर। तो लाल रंग की जो लाइन होती है वो क्या होती है? स्पेलिंग की गलती को दिखाती है, स्पेलिंग की अशुद्धि को दिखाती है। और हरे कलर की जो लाइन होती है वो होती है व्याकरण, मतलब ग्रामर की मिस्टेक को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में है? आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सही रूप से कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सबसे पहले बराबर आएगा, सम आएगा, और एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के बीच में जो होगा वो होगा कोलन का निशान यूज होगा। तो इसका आंसर है सी। कैसे देखते हैं? आप एक्सेल खोल लो। एक्सेल के अंदर जैसे आपने यहाँ पे कुछ संख्याओं को टोटल करनी है, कोई भी संख्या आपको जो सही लगी वो आपने कर ली। फिर आपने यहाँ पे ऑटो सम का यूज कर लिया। ऑटो सम में क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हो गया और इसकी सम आ गई। इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखता है और यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये 68 है, इसकी टोटल आ गई। और फॉर्मूला यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला क्या? बराबर सम D4 से लगाएगा, मतलब D4 इसका एड्रेस है और D9 इसका एड्रेस है। इसके बीच की जितनी भी संख्या, कॉलन लगाने का मतलब क्या हुआ? इसके बीच की जितनी भी संख्या उनकी टोटल हो गई। तो इसका फॉर्मूला ये सही है। अपन यहाँ पे पहले से टिक लगा दिया और आंसर सी लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, अब अपने पास 15 क्वेश्चन और बचे। अभी अपने 20 क्वेश्चन कर लिए। देखते हैं इसको सोल्व करने में अपने को कितना टाइम लगता है। टोटल 1 घंटे का पेपर होता है और अपने को क्या करना है? 1 घंटे से पहले इस पेपर को सोल्व करना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूँ। और अगर आपको ये पेपर करना होता है खुद तो आपको बहुत ही कम समय लगता है। अगर आपने ये पेपर समझ लिया ना तो इससे क्या होगा? जैसे ही ये प्रश्न वापस आपके सामने आएगा तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस पेपर को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस ओरिएंटेशन का उपयोग करते हैं? इसके लिए अपन MS वर्ड में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे पेज लेआउट, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे अपन देखेंगे प्रोटेक्ट का मतलब क्या? पेज खड़ा है। और लैंडस्केप का मतलब क्या? पेज आड़ा है। इसको अपन थोड़ा जूम छोटा करके देख लेते हैं। ये पेज अपना आड़ा है। और अगर अपन ओरिएंटेशन में जाएंगे प्रोटेक्ट करेंगे तो ये पेज अपने को खड़ा दिखाई देगा। तो प्रिंट के लिए आड़े पेज पे प्रिंट करने के लिए अपन को क्या करना है? यहाँ पे लैंडस्केप का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? लैंडस्केप।
ए इसका सही आंसर है। याद रखोगे, समझ में आ रहा ना। अगर ऐसे आप वीडियो देखोगे तो आपको क्या ये हल हो जाएगा। इस बार आपको समय लगेगा लेकिन आपको एग्जाम में आसानी से याद आ जाएगा। एक पृथक सीट के सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। मतलब आप एक्सेल में गए, यहाँ पे 2-3 सीट है, अब ये जो संख्या है इसकी टोटल आप इस पे चाहते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे जब कर्सर आ रहा है तो आपने क्या कि सीट 1 पे जाके इन सबको सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर लिया। तो इसकी टोटल यहाँ पे 68 सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी टोटल हमें यहाँ पे 68 दिखाई देने लगी। ठीक है, उसी रेंज को ये जो नंबर है आपने यहाँ पे टोटल की तो ये तो हो गया सम, लेकिन ये जो टोटल है आपने इस जगह की तो ये हो गया इसका एड्रेस। ये देखो सीट 1 इसका एड्रेस दिखाई दे रहा है, तो इसको रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस। ये इसका सही आंसर क्या है? रेफरेंसिंग। एक पृथक सीट मतलब अलग सीट से कोई आंकड़े को अपन यहाँ पे लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग कहते हैं। एक्सेल सीट के चयनित अंश सेलेक्टेड भाग को किस प्रकार प्रिंट करेंगे? आप चाहते हैं कि एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट के अंदर केवल आपको ये संख्याएं प्रिंट करनी है, ये दोनों प्रिंट नहीं करने, ये ऊपर प्रिंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, केवल सेलेक्टेड रेंज प्रिंट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जब आप प्रिंट कमांड का यूज करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू अपन यूज करते हैं, यहाँ पे आपने गए और प्रिंट कमांड का यूज किया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सिलेक्शन पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक कर देना? सिलेक्शन पे। और ओके करोगे तो क्या होगा, केवल सेलेक्टेड जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो ही प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को चुनना है। क्या करना है? प्रिंट जो डायलॉग बॉक्स है उसमें सिलेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, केवल वही रेंज प्रिंट होगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एमएस एक्सेल में ये जो है वो क्या है, इंगित करता है, ये क्या चीज आ रही है? फॉर्मूला गलत है, सेल की सामग्री अधिक होने के कारण प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, सेल सुरक्षित है, सामग्री को छुपाया गया। मतलब सेल को पासवर्ड दे रखा है, सामग्री हाइड कर रखी, क्या चीज है? तो आप इसको यहाँ देखोगे, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या कुछ संख्या लिखी, ये संख्या आपने को यहाँ पे क्लियर दिख रही। जब अपने सेल की चौड़ाई बराबर है तो आपने को ये संख्या क्लियर दिख रही। लेकिन यदि इस सेल की चौड़ाई को कम कर दिया, जैसे ये मैं सेल की चौड़ाई को कम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे ये अपने को इस तरह से दिखने लग जाएगा। मतलब सेल की चौड़ाई तो क्या है, कम है, और उसमें जो लिखे हुए टेक्स्ट है वो ज्यादा है, वो बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है। पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट अपन चला के देख लेते हैं। ये जैसे अपन राइट क्लिक किया, न्यू में गए और पावर पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ये पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में इस तरह से सिंबल दिखाई देता है। ये सिंबल आप याद रख लो, ये जो सिंबल है पावर पॉइंट का, ये वर्ड का W बना हुआ है, एक्सेल का ये बना हुआ है X, ये पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर आप जब भी कोई नया पेज लाते ना तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। और अपन वर्ड में जो पेज लाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। और एक्सेल के अंदर जो पेज होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सीट। और पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसे अपन क्या कहते हैं? स्लाइड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है वर्कशीट, एक्सेल में होता है। टेक्स्ट पेज नोटपैड में होता है। स्लाइड पावर पॉइंट में होता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ये अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्लाइड। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड। और एमएस वर्ड में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। और एमएस एक्सेल में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, नो टेंशन रहे। अगर आप परेशान हो रहे तो आराम से घूम फिर के आए और इस वीडियो को आगे बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? स्लाइड प्रस्तुतिकरण में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब आती है, पावर पॉइंट में अपन गए और अपन ने यहाँ पे देखा, एनिमेशन में गए और एनिमेशन के अंदर आप देखोगे स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जैसे इस तरह से आएगी। देखो, पहली स्लाइड गई, दूसरी स्लाइड आई, तो वो क्या होता है? ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। और ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। जैसे मैंने ये इफेक्ट दे दिया तो आपकी जो दो स्लाइड है वो इस तरह से दिखाई देगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड प्रस्तुतिकरण में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं ट्रांजिशन। ओके, सी आंसर इसका सही है। ओके, तो ये आपकी क्लियर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत कम क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है। वर्ड से क्या होता है, टाइपिंग होती है। एक्सेल से क्या होता है, सीटें बनती हैं। एक्सेस से क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट होता है। लेकिन पावर पॉइंट क्या करता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑफिस में या आपकी कंपनी में कोई भी आपको अगर कह दे कि प्रेजेंटेशन बनाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन किस में बनता है, पावर पॉइंट के अंदर बनता है, जिसमें आप कोई भी वर्क करने के बाद प्रेजेंटेशन चलाते हैं, पीपीटी चलाते हैं, तो वो क्या होता है, एक स्लाइड के बाद नई स्लाइड ऑटोमेटिक आती रहती है। आप किसी को भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। अभी मैंने यहाँ ऊपर बताया था, ये एक मेमोरी है और मेमोरी में अलग अलग जगह बनी हुई है और प्रत्येक जगह का एक नाम दे दिया जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो फाइल बनी हुई है तो ये MP3 हो गया, यहाँ पे वीडियो फाइल है तो MP4 हो गया, फोटो पड़े हुए हैं तो JPG हो गया, पावर पॉइंट के लिए PPTX हो गया, PPTX, ठीक है, और MS वर्ड के लिए .docx हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है, MS पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, PPTX। ओके, और ये किसका हो गया, MS वर्ड का हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या है, C। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेजेस देखने के लिए किया जाता है। मतलब इंटरनेट अगर आप चला रहे तो इंटरनेट चलाने के लिए वेब पेजेस दिखाई देते हैं, और वेब पेजेस देखने के लिए कौन से प्रोग्राम का यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं, जो क्या करता है, इंटरनेट की वेब पेजेस को देखने के लिए काम आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और सफारी हो गया। तो ये सारे आंसर सही है। सफारी भी क्या है, ब्राउजर है, इसको भी दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है, पता है आपको, मोजिला फायरफॉक्स भी है और सफारी भी है। इतना सिंपल पेपर मैंने आज दिन तक नहीं देखा RSCET का। तो इसका आंसर क्या हुआ, D। ठीक है, तो आपको सफारी भी दिमाग में फिट कर लेना, ये भी एक तरह का ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 30, अब मात्र 6 क्वेश्चन और हैं, अपने पास टाइम अभी भी शेष है। अपन ने इसको समझते हुए हल किया, लेकिन अपन ने इसको फिर भी 1 घंटे के अंदर हल कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है, वेबसाइट, मोजिला फायरफॉक्स, आउटलुक, उपरोक्त सभी। तो मोजिला फायरफॉक्स अभी यहाँ पे आया, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो कई बार पेपर में ऐसा होता है कि उस पेपर के अंदर ही उसका आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पेपर में मिल गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, B। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। ओके, वेबसाइट तो क्या उस पर चलती है। आउटलुक जो है वो MS ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अपन मेल को इधर उधर भेज सकते हैं। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। क्या है, ब्राउजर, C। तो ध्यान रख लेना, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पे आप सफारी और नेट एस्केप नेविगेटर, ये सारे क्या है, ब्राउजर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। इंटरनेट से अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं क्या, यस। शिक्षा के क्षेत्र में अपन पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, यस। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यस। तो इसका आंसर क्या हो गया, D। उपरोक्त सभी, इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं, सभी कार्य होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती है। मतलब अगर आप ईमेल खोलते हैं और इंटरनेट पे कई बार ऐसी फाइल भी होती है जो आपकी काम की नहीं होती, अवांछित फाइल होती है जो आपकी जरूरत नहीं होती, फिर भी आपकी ईमेल में आ जाती है। उसको क्या करता है, ईमेल अलग से डाल देता है। उस फाइलों को क्या कहते हैं, स्पैम। क्या कहते हैं, स्पैम। मतलब एक फोल्डर बना होता है, जैसे इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है, उसी तरह से स्पैम नाम का एक फोल्डर बना होता है ईमेल पे। उस फोल्डर में क्या होता है, जो भी इंटरनेट पे अवांछित फाइलें होती है उसमें रखी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, A। 2 क्वेश्चन और है, देखते हैं इसका आंसर आप मेरे से पहले बता पाते हैं या नहीं। निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD RW और DVD।
अब इनमें डीवीडी सही आंसर है, लेकिन डीवीडी RW क्या करता है, डाटा को मिटाता, लिखता है, मिटाता, लिखता है, और डीवीडी जो है वो स्टोर करके रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। ओके, डीवीडी के अंदर लगभग 3 से 4 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी के अंदर क्या कर सकते हैं, सीडी के अंदर क्या कर सकते हैं, 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितने डाटा स्टोर कर सकते हैं, 700 MB तक, 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। और डीवीडी के अंदर क्या होती है, 3 से 4 GB तक, 3 से 4 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो डीवीडी ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, 1.44 MB डाटा स्टोर करती है। कितना, 1.44, और ये 700 MB, कितना फर्क है देख लो। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। इसी के साथ आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है और समझते हुए सोल्व किया है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टार्टिंग तो आप करते हो, लेकिन कंप्यूटर की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे बूटिंग कहते हैं। मतलब आपने CPU का पावर बटन ऑन किया, ये CPU का पावर बटन आपने ऑन किया, और आपकी जो डिस्प्ले है उस पर क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन आती है, कुछ वाइट अक्षर लिखे हुए दिखाई देते हैं और वो ऊपर चलते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, मेन स्क्रीन आ जाती है। मतलब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करने के बाद और मेन स्क्रीन, जिससे अपन डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप के आने के बीच की प्रोसेसिंग को अपन क्या कहते हैं, बूटिंग। इस स्थिति में क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, अपने हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को उठाकर रैम में ले जाता है, और इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ओके, और इसी के साथ आपने 35 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आज का पेपर अपना सोल्व हो चुका है। RSCT एग्जाम पेपर 2 जून 2013 जो सबसे सिंपल पेपर है वो अपन ने सोल्व कर लिया है, समझते हुए सोल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं RSCT के जो आने वाला पेपर है, जब भी आप नया पेपर देने जाएंगे, उस पेपर में इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपके आ जाए और आप आराम से उसको हल कर सको। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।